नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। कोई मुद्दा नहीं, नरेंद्र मोदी अकेले एक मुद्दा है देश के लिए, और हर तरह से देश पर भारी पड़ रहे हैं, देश के लिए पनौती बन चुके हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, न जाने क्या क्या। आप जानते हैं अच्छी तरह हमसे देश में क्या चल रहा है। इसे आप राष्ट्रवादी पत्रकारों के जरिए YouTube से आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया कभी भी आपको सच नहीं बताएगा, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसीलिए हमारा अनुरोध रहता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन जो राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ आप तक समाचार को लेके आते हैं, वीडियो आपके सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तरह तरह की जानकारियां, सत्य आप खोज खोज करके आपके सामने रखते हैं, उनको सब्सक्राइब किया करें, उनको सुना करें, देश हित के लिए, देश के लिए। क्योंकि आज हर आदमी की जिम्मेदारी बन गई है इस देश को बचाने की। देश खतरे में है। शायद मैं नहीं समझता कि देश जब मुगलों के हाथ में चला गया था, देश जब अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, जितनी बड़ी मुसीबत, जितनी बड़ी आपदा, जितना बड़ा संकट देश पर था, शायद उससे कई गुना ज्यादा संकट आज भारत पर है, नरेंद्र मोदी के रूप में। यही बात आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज का मेरा विषय है। नरेंद्र मोदी जापान में बैठ करके एक बार एक बात कही, और ये शायद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके तुरंत बाद ये बात कही थी। मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। ये वीडियो क्लिप, आशा यही है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, ये वीडियो क्लिप्स मैं अपने लिंक में भी डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। मैं किसी का वीडियो अपने इस पर नहीं लगाता, पता नहीं क्या किस कारण से YouTube ना दिखाए, बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, पता नहीं। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप लोगों से जुड़े रहना चाहता हूं। ज्यादा जानकारी YouTube के नियमों का मुझे नहीं है, इसके लिए मैं इस तरह का काम नहीं करता, लेकिन बात तो बता ही देता हूं। बात यही है। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जब जापान में, विदेश में बैठ करके यह बात कही कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। अब आप सोचकर देखिए, वहीं से आप अगर कम से कम उसके बाद से भी अगर ये देश, हम आप सब मिलकर ये सोचना शुरू कर दिए होते कि जो आदमी भरे मंच से विदेश में बैठकर ये बात कह रहा है कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, वो देश के साथ क्या करेगा। पहली बात कि कोई भी व्यापारी किसी भी देश का राजा नहीं हो सकता, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि वो न्याय नहीं कर सकता। उसका सारा कंसंट्रेशन लाभ और हानि पर होगा। वो कभी किसी आम आदमी के साथ, पूरे देश के साथ, देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो नरेंद्र मोदी वहीं अयोग्य घोषित हो गए जब उन्होंने ये कहा कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है। पहली बात तो वो जापान में ये भी कह सकते थे कि मैं भारतीय हूं, और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जरिए ही भारत इतना समृद्ध बना। अगर आप इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे तो हम, यानी हमारा देश, जब दुनिया में लोग नंगे रहा करते थे तब हम कपड़ा बनाते थे, अनाज उगाते थे, और ये समझ सकते हैं कि क्रमिक विकास मानव का जब जो हुआ है वो भी भारत से ही हुआ है, क्योंकि भारत का क्लाइमेट और मॉइस्चर ऐसा है। तो भारत पहले से ही विकसित और व्यापारी रहा है। हम व्यापारी हैं, व्यापारी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि शायद ही भारत एक बहुत बड़ा भंडार अपने में छुपा के रखा है आज भी सोने का, इतने लुट जाने के बाद। लेकिन लुटने से पहले हमारे पास सोना कहां से आया? अगर हम इस बात का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करेंगे तो हमारे पास सोना इतना ज्यादा आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सोना विदेशों में ही होता है, कुछ अफ्रीकी के देशों में, जहां भी, लेकिन विदेश में। तो निश्चय ही हमारे पास अगर इतना सोना आया और है और था, तो वो
व्यापार से ही आया। अब यह प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि हम व्यापारी थे। नरेंद्र मोदी ये भी कह सकते थे कि हम सदियों से व्यापारी हैं, हमारा देश सदियों से व्यापार करता रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है। आज इस बात की व्याख्या करना भी जरूरी है और पूरे देश को समझना भी जरूरी है कि उस व्यापारी ने और उस गुजराती ने, नरेंद्र मोदी ने कहा वो गुजराती है, तो गुजराती ने देश के लिए क्या किया है, यह बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने यह अंतर्राष्ट्रीय मंच से बात कही तो यह जानना भी पूरी दुनिया का हक बनता है कि आखिर यह है कैसे। चलिए इस बात को जान लेते हैं। मेरे दोस्त, अगर उनके इतिहास को, यानी नरेंद्र मोदी के इतिहास को, यानी गुजरात के इतिहास को या गुजराती के इतिहास को अगर जानने की कोशिश की जाए तो आप जानिए, पढ़िए। जहां तक मैं पढ़ा हूं, मैं, हो सकता है कि मेरी शिक्षा या मेरा अध्ययन कहीं गलत हो या कम हो या ज्यादा हो, या ये कहने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा है उसी की व्याख्या मैं कर रहा हूं मेरे दोस्त। तो बात नरेंद्र मोदी से ही शुरू करके फिर पीछे चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने यह बात कही तो नरेंद्र मोदी ने यह साबित भी किया, पूरा देश बेच डाला। वो व्यापारी हैं और वो गुजराती हैं, दोनों बात। वो व्यापारी हैं और वो गुजराती हैं, और दोनों बात उन्होंने कही थी। एक और मंच से वो एक महिला उठ करके कुछ व्यापार के बारे में बात कर रही थी, वहां भी उन्होंने यही अपनी तरफ से कहा, आप गुजराती हैं तो फिर व्यापार तो आपके खून में है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी इज फीलिंग प्राउड, मतलब उन्हें गर्व है कि वो गुजराती हैं और उनके खून में व्यापार है। मेरे दोस्त, अच्छा है, देश के लिए भी गर्व की बात है कि वो गुजराती हैं और उनके खून में व्यापार है। लेकिन देश के लिए समस्या की क्या बात है? नरेंद्र मोदी अगर व्यापारी हैं तो उन्होंने देश के साथ क्या किया? पूरा देश बेच डाला। और इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी व्यापारी को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने अपने आप को डिस्क्वालीफाई तभी कर दिया था जब वो शायद प्रधानमंत्री बन के आए, 1-2 साल ही हुए थे। हालांकि उतना खतरा नहीं बन सके थे उस समय तक, अब तो पूरे देश पर खतरा बन गए। अब सवाल खतरे का है। तो इतिहास से पहले जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी पर आते हैं। गुजरात, मेरे दोस्त, गुजरात ने हमेशा व्यापार किया है, चाहे मुगल हो, यानी गुजराती ने हमेशा व्यापार किया है, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो। बड़े गर्व से और बड़े शान से अंग्रेजों को शरण दी, अंग्रेजों को बसाया। यहां तक कि एक गुजराती ही, जिसके लिए यह कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की, उसको एक गुजराती ही लाया था भारत में, जबकि यह गलत है। पूरे विश्व में भारत व्यापार करता रहा है बहुत, इससे हजारों साल पहले से, जिसका उदाहरण मैंने कहा कि हमारे पास सोना होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा सबूत है कि हम सदियों से व्यापारी रहे हैं। जब पूरी दुनिया नंगा रहा करती थी, तब हम कपड़े बनाया करते थे, अनाज उगाया करते थे, पका के खाया करते थे, जब लोग जंगलों में रहा करते थे, कच्चा मांस खाते थे, तब। खैर, उसके बाद की बात। तो मेरे दोस्त, जब मुगल आए तब भी इन्होंने मुगलों से जुड़ गए और व्यापारी के रूप में। जब अंग्रेज आए तब भी इन्होंने अंग्रेजों से जुड़ गए व्यापारी के रूप में। अच्छी बात है। और इन्होंने मुगलों के रहते रहते तक और अंग्रेजों के रहते रहते तक कभी उनसे तलवार उठाकर युद्ध नहीं किया, उनसे व्यापार किया, उनके साथ रहे, उनके साथ खड़े रहे, यहां तक कि उनसे मिलकर के पूरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश करते रहे। उनका कन्वीनर बने, उनका कन्वेंसर बने, उनकी दलाली की, उनको लोगों तक पहुंचाया, यहां तक कि उनकी मुखबिरी की, जो भी किया। यानी अंग्रेजों को पूरे देश में फैलाने का काम वहीं से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी वहीं से हुई। आप भी जानते हैं, इतिहास को पढ़ लीजिए। अगर उसके लिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आते हैं बाद की बात। तो कहने का मतलब ये हमेशा व्यापार ही किए हैं, देश के लिए ये नहीं लड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी भी देश के लिए लड़ने के लिए नहीं आए प्रधानमंत्री बनकर, व्यापार करने के लिए प्रधानमंत्री बनकर आए, जिसकी कीमत आज देश चुका रहा है। कैसे कैसे?
तो नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो साबित भी किया। अगर उसको थोड़ा सा और आगे आकर के देखें तो अंग्रेजों से कभी भी इन्होंने लोहा नहीं लिया। अंग्रेजों से, अंग्रेजों की गोली खाई हो, अंग्रेजों को मारा हो, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की हो, अंग्रेजों से युद्ध किया हो, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। 7.5 लाख क्रांतिकारी जब भारत के शहीद हुए तब जाकर भारत आजाद हुआ। उनमें एक भी नाम नहीं है इनका। शहीदों की बात कर रहा हूं, शहीदों में नाम नहीं है, फांसी पर चढ़ने वालों में नहीं है, सेलुलर जेल में सजा भुगतने वालों में नहीं है, एड़ियां रगड़कर मरने वालों में नहीं है। कहने का मतलब इनको उनसे कोई मतलब नहीं थी। 2 नाम बाद में आते हैं जो बाद में भी जीवित रहे और उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, देश के प्रति जो कर सकते थे उन्होंने किया, और आज भी वो पूरे देश के लिए पूज्य हैं, चाहे वो बापू हो चाहे वो पटेल। और इन दोनों को नरेंद्र मोदी जैसे लोग अब भी पसंद नहीं करते थे, आज भी पसंद नहीं करते। नरेंद्र मोदी तो अपनी किताब में भी सरदार पटेल को गलत सही कहते रहे और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनने का दोष भी गांधी को देते रहे। खैर, ये गांधी के नहीं है, गांधी की विचारधारा के ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हो ये कैसे हैं। अब आते हैं बात उसके, आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, इन्होंने देश को आजाद करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, किसी ने अपना बलिदान नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी कभी देश के लिए किसी सीमा पर शहीद नहीं हुए हैं। किसी सीमा से मैं नहीं समझता कि हो सकता है कि मैं कहीं मेरे अनजाने में, मेरे न जान में ऐसा कुछ हुआ हो, मैं उसे न पढ़ पाया हो, न देख पाया हो, न सुन पाया हो, लेकिन मुझे नहीं कभी मिला अभी तक ऐसा कोई उदाहरण कि किसी भी सीमा पर आज भी, मतलब अभी 100 दिन से 100-150 दिन जितने भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने, 16-17 बार जम्मू कश्मीर में हमले हो चुके हैं, लोग मर चुके हैं, सेना मर चुकी है, हमारे जवान भी मरे हैं बहुत से, उनमें कोई, या उसके पहले या कभी भी किसी भी बॉर्डर से किसी शाह, मोदी, पारेख, मेहता का जनाजा जाते मैंने नहीं देखा है। यह गर्व भी इनको नहीं है। ये व्यापारी हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कहा व्यापार उनके खून में है, यह बिल्कुल सही बात है। तो व्यापारी कभी तलवार नहीं उठाएगा। जब तलवार नहीं उठाएगा, बंदूक नहीं उठाएगा, देश की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तो मरेगा कैसे? यानी शहीद कैसे होगा? तो शहीद नहीं होते हैं, ये तो व्यापार करते हैं। अगर ऐसी नौबत आती है जहां तलवार उठाने के लिए, तो सरेंडर कर जाते हैं और फिर व्यापार कर लेते हैं। आधा तुम रख लो, आधा मुझे दे दो। फाइनली मेरे दोस्त, मैंने कहा कि ना तो आजादी से पहले ना आजादी के बाद देश के लिए इन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, यह सच है। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा, अगर आप पूरे देश का अध्ययन करेंगे तो लगभग 80% यही लोग देश का पैसा, पूरे देश का पैसा है बैंकों में, बैंकिंग फ्रॉड, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करके खाए हैं, खाकर बैठ गए हैं, लूट कर ले लिए हैं, और जब दबाव बना है कि नहीं देना पड़ेगा तो भाग भी गए हैं। यानी इन्हें देश से भी कोई मोहब्बत नहीं है। रिकॉर्ड यही कहता है, जितने भी भारत के भगोड़े हैं, खा पी कर भागे हुए हैं, वो ज्यादातर इनके भाई ही हैं, मोदी, शाह, पारेख, मेहता वगैरह वगैरह। यहां फ्रॉड करके जेल गए हैं वो भी यही है। केतन पारेख, हर्षद मेहता से लेकर आज तक देखते रहो, आपको सब मालूम है, आप सोच लो। हां, व्यापार किए हैं। अगर ये देश, अगर ये मान के चले, या देश अगर ये सोचे कि ये व्यापार नहीं करते तो देश का विकास नहीं होता, मेरे दोस्त, देश का विकास कभी इनके व्यापार से नहीं हुआ है। हम कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, और अगर कुछ विकास हुआ है, लोगों को कुछ काम मिला है, तो देश के कृषि प्रधान देश होने का। दुनिया हिल जाती थी, अभी तो मनमोहन सिंह के जमाने में भी दुनिया हिल गई थी इन्फ्लेशन के कारण, तब भी भारत आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और इनकी निगाह उस पर भी पड़ गई। चलिए मोदी से ही आगे अब बढ़ते हैं। आप 2 बातें क्लियर कर लिया, ये देश के लिए कभी नहीं लड़ते नहीं, लेकिन देश बेचने में ये आगे रहते हैं, फ्रॉड करने में, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करने में ये आगे रहते हैं। और यही बात नरेंद्र मोदी ने एग्जैक्टली जापान में कही थी, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और उन्होंने देश का व्यापार किया, देश को बेचा। अब आ जाओ आप नरेंद्र मोदी पर और आज पर। आज नरेंद्र मोदी ने क्या किया, यानी अब अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जब यह बात कही, उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए भी यह बात कही, मैं गुजराती हूं, यानी पूरे गुजरात का जिम्मा अपने सर पर ले रहे थे। मैं गुजराती हूं, वो भारतीय बाद में है, पहले गुजरात, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, अपना
मतलब प्लस भी बता रहे थे। उनका प्लस क्या है? व्यापार। और उनका ओरिजिन क्या है? गुजरात, यानी गुजराती है। ठीक है, गुजराती को आपने समझ लिया, यानी उनके गुजराती होने को आपने समझ लिया। मैं सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, ऐसे चोरों की ही बात कर रहा हूं जो देश को लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, देश के माफिया हैं, ऐसे गुजरातियों की बात कर रहा हूं। अब आगे गुजरात की बात हो गई, व्यापार की बात कर लो। नरेंद्र मोदी ने देश को किस तरह से लूटा? जब प्रधानमंत्री बने तो कालाधन, उनका रिकॉर्ड जब उनके साथ आया तो उन्होंने पूरा कालाधन अंडरग्राउंड कर दिया। जबकि पहले काले धन के नाम पर वोट मांगा था, कालाधन 15-20 लाख सबको मिलेगा, सपना दिखाया था, देश बदलेगा। इसी जब कोई भी सवाल किया जाता था नरेंद्र मोदी से कि ये आप कैसे करोगे, वो आप कैसे करोगे, जब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे तो कहते कालाधन है ना। फाइनली कालाधन कहां है आज बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ये 5 सवालों का जवाब दे दे, कालाधन भारत में 400-500 करोड़ से ऊपर के लैंडर्स कौन है, मतलब लोन लेने वाले कौन है, भारत को डिफॉल्ट करने वाले, बैंकों से डिफॉल्ट करने वाले कौन है, भारत को छोड़कर भागने वाले कौन है, ब्लैक मनी आज किसके पास है, बैंकों का लोन लेकर के बैठे कौन है अधिक से अधिक। अगर इन 4-5 सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी से पूछा जाए और अगर बता दें तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने जो कहा व्यापार की बात और गुजरात, उनके अपने गुजराती होने की बात और व्यापार की बात, दोनों किस तरह से देश पर भारी पड़ गया है, देश को मुसीबत में डाल दिया है, देश को खतरे में डाल दिया है, देश को बांग्लादेश और श्रीलंका की ओर ले जा रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका की फेलियरिटी और जो दुर्दशा हुई है उसका मूल कारण रहा है अराजकता, हिटलरशाही, वहां के प्रशासन की। और वहां का जो शासक रहा है, चाहे श्रीलंका का हो चाहे बांग्लादेश का, उसका वही सिद्धांत रहा है कि सब कुछ लूटकर अपने नाम कर लो, बाद में इसी से हम देश पर राज करेंगे। वही सिद्धांत, वही सोच नरेंद्र मोदी पालकर देश को चला रहे हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर मेरे दोस्त कि जब नरेंद्र मोदी चुनकर आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने क्या किया? देश के साथ व्यापार किया, सिर्फ व्यापार, न्याय नहीं किया, सत्ता नहीं चलाई। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, वो तो अडानी के चौकीदार बन गए। वो देश को बेचने लगे, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, पानी बेच दिया, बिजली बेच दिया, कृषि संयंत्र बेच दिया, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बेच दिया, देश के सीमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो थे वो बेच दिया, पोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ, रोड, रेल अडानी को बेच दिया। यानी दोनों मिलकर खरीद लिया। अडानी सिर्फ नहीं, पैसा मोदी का था, नाम अडानी का, यानी मोडानी। तो मोडानी ने मिलकर के देश को खरीद लिया और बेच लिया। एक बेच लिया, एक खरीद लिया, यानी दोनों मिलकर बेचे और दोनों मिलकर खरीद लिए। यह व्यापार, मतलब नरेंद्र मोदी का खून, उन्होंने कहा कि मेरे खून में व्यापार है, तो यह व्यापार है। उन्होंने इस तरह का व्यापार किया। सिर्फ यही रुके नहीं, उनके व्यापार में कोई रोड़ा ना अटकाए, उसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की? उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की, जिस तरह से अंग्रेजों ने व्यवस्था की कि पूरी मीडिया तंत्र को अपने कब्जे में ले लो। सारी मीडिया गुजराती माफियाओं की है। आप कितना भी रोओगे, कितनी भी बात, कुछ भी बोलोगे, कहीं कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया वो दिखाएगा ही नहीं। पहला काम। दूसरा उन्होंने क्या किया? जुडिशरी पर दबाव डाल करके अपने तरीके से उसको मॉडिफाई किया। प्रशासन पर दबाव, प्रशासन को अपने तरीके से, अपने लोगों को प्रशासन में भरा। और यहां तक कि आप सुन रहे होंगे कि आईएएस, पीसीएस या सचिवालय में सचिव सब जो है अडानी के चौकीदार, अंबानी के चौकीदार, उनके रसोइया, उनके जब नरेंद्र मोदी खुद ही अडानी के चौकीदार बन गए तो सबको उन्होंने मंत्रालयों में जगह दी। परिणाम क्या हुआ? पूरा देश बर्बाद हो गया, पूरा देश बिक गया। नरेंद्र मोदी बेचे, इसके अलावा भी बाकी सिस्टम को कैसे कैप्चर कर लिया, जैसे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, दूसरे इंस्टीट्यूशन हो जहां से न्याय मिल सकता है,
सबको नरेंद्र मोदी ने कैप्चर करके अपने व्यापार के माफिक ढालने की कोशिश की और ढाला। अब कोई किसी को पढ़ करके आइए, मतलब सचिव बनने की जरूरत नहीं है, और वही अभी तक वही समस्या इस समय चल रही है, वही बात राहुल गांधी उठा रहे हैं बड़े पुरजोर तरीके से। राहुल गांधी एक सधे हुए नेता है, निडर नेता है। मोदी को वो कुछ भी नहीं समझते, बाल भी नहीं समझते, जबकि मोदी उन्हें खूब डराने की कोशिश करते हैं। जेल भेजने की कोशिश कर ली, डराने की कोशिश कर ली, संसद सदस्यता छीन ली, घर छीन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। और अब तो धीरे धीरे बदल रहा है सब कुछ। अब क्या कर पाएंगे? अब तो अपने आप को बचा लें, उसके बाद वो सोचें। लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान हो चुका है, जैसे बांग्लादेश का समझौता अडानी को करवाना, उसकी कीमत आज देश को चुकानी पड़ रही है। अगर अडानी डूबे तो, अगर बांग्लादेश में हमारा पैसा डूबता है, यानी अडानी का पैसा नहीं, हमारा पैसा, आपका पैसा, बैंकों का पैसा, अडानी के बाप का पैसा नहीं है, ना ही मोदी के है। जो ब्लैक मनी है वो भी देश का है। अगर ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते, तो अब तक देश को मिल गया होता, देश विश्वगुरु बन चुका होता। अगर देश को विश्वगुरु बनने में कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का खून यानी व्यापार। वो सब कुछ अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। सारा काला धन अंडरग्राउंड करके विदेशों में विनोद अडानी जैसे लोगों के नामों से जमा कर दिया, बाद में उसको देश में ला करके अपने तरीके से देश खरीदने की कोशिश की, जहां अब धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। उसके लिए भी रास्ता निकाला कि फंसे न। तो ब्यूरोक्रेसी को भी अपने तरीके से अडानी अंबानी के चौकीदारों को अपॉइंट करना शुरू किया, जिसका परिणाम आज सेबी के रूप में देश के सामने है, देश भुगत रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया अडानी ने। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बावजूद भी उसकी न जांच हो रही है, ना उसके बारे में कोई बात कर रहा है, क्योंकि माने बुच है वहां, और बुच माने अडानी की नौकरानी, चाय बनाने वाली, पानी देने वाली, या मतलब कुछ और रही होंगी, जो भी। उसके बाद क्या है वो आप खुद उनके बारे में पता कर लीजिए। तो वो मतलब बुच जो है अडानी की कुछ थी, यानी पांव दबाने वाली, सेवा करने वाली, दासी या जो भी। तो वहां से उन्हें उठा करके सेबी में रख दिया गया, सेबी में आ गई वो। पहली बार ऐसा हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरी सेबी गुलाम हो गई। सब कुछ अडानी की तरह से चलने लगा। यानी अब अडानी के चौकीदार अगर सचिवालय में बैठेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? अडानी चलाएंगे ना, मोदी थोड़ी चलाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है सरकार को। दोस्तों, अब अगर प्रशासनिक लोग, यानी जो देश को चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जिस पर राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, अगर वो अडानी के रसोइया होंगे, चौकीदार होंगे, उनका पांव दबाने वाले होंगे, उनको पानी पिलाने वाले होंगे, उनका बिस्तर बिछाने वाली होंगे, तो वो देश के लिए काम करेंगे या अडानी के लिए काम करेंगे? आप खुद सोच के देखिए। कहने का मतलब, वो अडानी के लिए काम करेंगे, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें, अडानी के हित में काम करेंगे, राइट? तो अडानी के हित में काम करेंगे, और आप अगर आवाज उठाओगे तो वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि मीडिया भी उनकी है, यानी गुजराती माफियाओं की, यानी अडानियों की। चारों तरफ से घिर गए। आप रोड पे चलोगे तो अडानी है, चलने नहीं देंगे। आप पोर्ट से अपना व्यापार करने की कोशिश करोगे विदेशों में तो होने नहीं देंगे, क्योंकि अडानी है। आप भाग करके देश छोड़ करके भी जाना चाहोगे तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि अडानी है। आप विदेशों में एयर से व्यापार करना चाहोगे, एयर रूट से, तो भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अडानी है। एयरपोर्ट से अडानी क्या है, पोर्ट अडानी क्या है। आप एक फैक्ट्री लगा करके कुछ उत्पादन करना चाहोगे तो नहीं होने देंगे, क्योंकि बिजली अडानी का है, देंगे नहीं। कोयला अडानी का है, जो बिजली देगा, अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपको बिजली भी देती है तो उसका कोयला रोक देंगे कि उसको बिजली मत दो, नहीं तो हम तुम्हारा कोयला रोक देंगे। तुम बिजली बनाओगे कहां से, दोगे कहां से? यानी सब कुछ अडानी। आपको ट्रैक्टर नहीं मिलेगा या कृषि संयंत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अडानी का है। आपको बीज और खाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अडानी का है। अडानी चाहेगा कि आप उस जमीन उसको बेच दो, इसीलिए किसान बिल लाए थे नरेंद्र मोदी, इसीलिए भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने आज तक जो भी किया, व्यापार किया, प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं निभाया, व्यापार किया। जो उन्होंने कहा था कि व्यापार उनके खून में है, बस नरेंद्र मोदी ने व्यापार किया। क्या आपको नहीं लगता, या देश को नहीं लगता, हमको नहीं लगता कि हमने बहुत बड़ी भूल की नरेंद्र मोदी को समझने में? एक व्यापारी को पूरा देश सौंप दिया, और उसने वही किया जो उसके खून में है, उसने बेच डाला। उसने भी गलत नहीं किया, क्योंकि उसका खून ही वही है। वो खुद ही बोलता है व्यापार मेरे खून में है, तो उसने व्यापार किया।
देश को चलाया नहीं, देश को आगे बढ़ाया नहीं, देश में कुछ बनाया नहीं, क्योंकि व्यापारी कभी कुछ बनाता नहीं है। कंस्ट्रक्टिव काम करना व्यापारी का काम नहीं है, बेचना और खरीदना व्यापारी का काम है, जो नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ही नहीं है शिक्षा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो किसी को पढ़ना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने आईएएस पीसीएस को जिम्मेदारी देने की जगह जो है अडानी के चपरासियों को जिम्मेदारी दे दी, पूरा सचिवालय वो संभाल रहे हैं। तो यानी अगर उनका रसोइया अगर सचिवालय में बैठा है तो वो डायरेक्ट फोन नहीं करते होंगे अडानी की ये काम करना है, ये कर दे। मोदी को फोन करने की क्या जरूरत है? उल्टा अपने सचिवों के डायरेक्शन, मतलब अपने पानी देने वाले, खाना देने वाले जो सचिवालय में बैठे हैं उनको आदेश देते होंगे कि मोदी को ये होना, ये देना, ये नहीं देना। मोदी कहां जाएंगे नहीं जाएंगे वो डिसाइड करते होंगे, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि देश ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। क्या आज भी देश को एक बार ठहर करके यह नहीं सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी की मात्र एक बात, सिर्फ एक बात उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके सर्वनाश के बारे में जो उन्होंने देश का किया, उसके बारे में समझने के लिए बस इतना ही काफी है। उनका अकेला 2 शब्द, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। और इस 2 शब्द से ही, 2 वाक्य से ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन हम आज भी ताली बजा रहे हैं। वो ताली बजवाते हैं, व्यापार करते हैं। वो थाली बजवाते हैं, व्यापार करते हैं। वो नारे लगवाते हैं, व्यापार करते हैं। वो मंदिर बनवाते हैं, अगर कहते हैं, बनवाए वो नहीं है तो भी व्यापार करते हैं, पूरा गुजरातियों को बेच देते हैं। वो बनारस में कॉरिडोर बनवाते हैं, वो भी गुजरातियों को बेच देते हैं। गंगा की सफाई करवाते हैं, गंगा में स्टीपर चलवाते हैं, वो भी गुजरातियों को बेच देते हैं। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी ने व्यापार किया, क्योंकि वो गुजराती हैं, क्योंकि उनके खून में व्यापार है, क्योंकि ये बात उन्होंने कही है। तो इसकी व्याख्या करने से आप क्यों चुप हैं और क्यों डरते हैं? आप देश के सामने ये बात क्यों नहीं रखते? मैं नहीं समझता कि ये राष्ट्रवादी पत्रकार भी चुप क्यों रहते हैं। इस बात पर मैंने कभी कोई डिबेट और नहीं देखा। अगर मैंने यूट्यूब पे या मतलब गूगल पे भी सर्च किया तो मेरे ही वीडियो सब आए, बाकी कोई इस पर बोलता क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है और उसने व्यापार करके पूरा देश बेच डाला, इस पर कोई क्यों डिबेट नहीं करता, क्यों सवाल नहीं उठाता? आज भी वही हो रहा है। देश नरेंद्र मोदी चला नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, देश का व्यापार कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। और वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था, वो वही कर रहे हैं जो उनके खून में है। और ये उन्हीं ने ही कहा था, उन्होंने ही कहा था कि व्यापार मेरे खून में है। उनके खून में ही व्यापार है। एक व्यापारी कभी राजा नहीं बनता, चाणक्य ने भी ये बात कही है। व्यापारी कभी न्याय नहीं कर सकता। एक सामाजिक रूप से आप, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप सोच कर देखिए, एक व्यापारी कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कमाना है। कैसे न्याय करेगा? मान लीजिए देश में महामारी आ गई, देश को बचाना है, वो नहीं बचाएगा, वो मरने देगा, क्योंकि उससे पैसा कमाना है। नरेंद्र मोदी ने यही किया, देश को मरता छोड़ करके उन्होंने व्यापार किया, अवसर का, आपदा को अवसर में बदला। अडानियों अंबानियों की कमाई कई गुना बढ़ गई और आप मरते रहे। कभी आपने सोचा आपकी, और आप अगर भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने लगेंगे तो नरेंद्र मोदी कमाई करेंगे, आपको बचाएंगे नहीं, न्याय नहीं कर सकते हो। और नहीं हो रहा है। किसानों के साथ न्याय हुआ, किसानों को वादा किया था 2 गुना उनकी उपज का दाम देने के लिए, उनकी जमीन ही छीनने पर उतारू हो गए। 750 किसानों को मार डाला दिल्ली के बाहर बिठा करके। सोचकर देखिए, क्या न्याय मिला किसानों को? क्या न्याय मिला आपकी महिलाओं को? जंतर मंतर पर घसीट के मारी गई। भले ही उसका परिणाम आज नरेंद्र मोदी को मिले, हरियाणा उन्हें हारना पड़ेगा और अकेले एक मुद्दे को लेकर विनेश फोगाट के साथ हुए धोखे को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धोखा किया। नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को जीतने नहीं दिया। उसी का परिणाम यह होगा कि उन्हें हरियाणा खोना पड़ेगा। फिर भी व्यापारी हैं, वो व्यापार करते हैं। मेरे दोस्त, उनके एक एक मूवमेंट को जब आप देखेंगे, सिर्फ व्यापार, आपको लगता है उन्होंने संसद बनवा दिया, व्यापार किया, अपने गुजराती व्यापारियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, चू रहा है वो, यानी खूब जमकर मलाई काटी गई। आपको लगता है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, चू रहा है वो,
टपक रहा है। अभी उसका यह हाल है। हजारों हजार साल, चाहे केदारनाथ में मंदिर हो, चाहे वो रामेश्वरम, और हजारों हजार साल से मंदिर टिका हुआ है। वो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ये नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं। अगर उन्होंने, उनका हाथ इसलिए क्योंकि उसमें कमाई करवाए अपने गुजरातियों को, खूब जमकर मलाई काटी है, लुटवाया है, व्यापार किया है। मंदिर से उनका कोई मतलब नहीं, भगवान से उनका कोई रिश्ता नहीं, उन्हें तो मलाई काटनी है, व्यापार करना है। वो व्यापारी हैं, उनके खून में व्यापार है। उन्होंने भगवान का भी व्यापार किया आपके सामने ही आपके भगवान को बेचा, और आप तालियां बजाते रहे, थालियां बजाते रहे, नारे लगाते रहे। आप मेरे दोस्त, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ जब मैं देश के उन लोगों को देखता हूं, जैसे चंपई सोरेन, नीतीश कुमार, नायडू जैसे लोग, या हेमंत विश्व शर्मा, शिंदे, ऐसे जब लोगों को देखता हूं तो मुझे इतिहास मेरे सामने खड़ा हुआ मुंह चिढ़ाता है। ऐसे ही देश के देशद्रोहियों ने अंग्रेजों को 300 साल राज करवाया। अपने हितों को लेकर के उन्होंने उनसे समझौता कर लिया और अपने ही लोगों को गिरा दिया। यही हुआ ना। नरेंद्र मोदी तो उसी स्टाइल का राज कर रहे हैं ना। सोच कर देखिए, अपने अडानी अंपायर की सुरक्षा के लिए उन्होंने सेना का इस्तेमाल किया और सेना को अग्निवीर बना दिया। आज बेचारे अग्निवीर बाहर निकलकर लूट रहे हैं, यानी चोरी करते पकड़े जा रहे हैं। ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। और ये इसलिए नरेंद्र मोदी ने किया कि ये बाहर जब निकलेंगे तो इनको हथियार खरीद कर दे देंगे, अडानी के प्राइवेट आर्मी में भर्ती कर देंगे, देश से वो लड़ेंगे। कितना खतरनाक मंसूबा है नरेंद्र मोदी का, कभी एक बार रुक करके आप नहीं सोचते। और नरेंद्र मोदी का यह दोष नहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, वो कहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खून में व्यापार है, वो कहते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि एक व्यापारी आपके लिए क्या कर सकता है। कुछ नहीं। कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उस व्यापारी के लिए नारा लगा रहे हैं, उस व्यापारी के लिए ताली बजा रहे हैं। शर्म नहीं आती? अकेले में बैठकर अपने घरों में सोच कर देखिए, आप कभी चंपई सोरेन नहीं बनेंगे, आप कभी शिंदे नहीं बनेंगे, आप कभी हेमंत विश्व शर्मा नहीं बनेंगे, आप कभी सिंधिया महाराज नहीं बनेंगे। खैर वो तो वही खानदान है, पीठ में छुरा भोंकने वाला, देश के पीठ में छुरा भोंक चुके हैं उनके पूर्वज, तो वो क्या करेंगे? वही करेंगे। मेरे दोस्त, ठहरिए, रुकिए, सोचिए, देश कहां जा रहा है। आपके मुंह पे जूते की तरह नरेंद्र मोदी खींच कर मारते हैं, मैं व्यापारी हूं, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। आप नहीं समझ पाते, ताली बजाते हैं। उसी दिन, उसी क्षण नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए था। इस देश को पूरे आवाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। एक व्यापारी कभी भी देश में न्याय नहीं कर सकता, देश नहीं चला सकता, क्योंकि वो व्यापार करता है। नरेंद्र मोदी ने यही व्यापार किया है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभाली, व्यापार किया है। नरेंद्र मोदी ने देश नहीं चलाया, देश को बेचा है, व्यापार किया है। क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने और किस बात के लिए? अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ देंगे। क्या देंगे? आपको बेचेंगे, आपकी चमड़ी बेच, अब क्या रहेगा आपके पास? कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बेच डाला नरेंद्र मोदी ने। आपकी किडनी बेचेंगे, आपका दिल और गुर्दा बेचेंगे, आपकी लाश बेचेंगे, मारकर बेचेंगे आपको। और यही हुआ था, आपने देखा था, जो हॉस्पिटल से लाशें आ रही थी उसमें भी कहीं किसी का किडनी गायब है, किसी का गुर्दा। अगर वो उसी में महामारी से मर ही रहे थे तो उनकी किडनी किस काम आती, उनका गुर्दा किस काम आता, उनकी आंख किस काम आती? क्यों निकाल रहे थे? व्यापार कर रहे थे मेरे दोस्त। और ये व्यापार कर रहे थे अडानी अंबानी जैसे लोग, क्योंकि पैसा बना रहे थे। मेरे दोस्त, मैं अकेले इस शब्द से ही नरेंद्र मोदी को डिस्क्वालीफाई करता हूं। नरेंद्र मोदी इस काबिल ही नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठे, क्योंकि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है। उन्होंने कहा था, एक बात कह के भी रुक सकते थे कि मैं गुजराती हूं, गर्व की बात होती है, हम गुजरातियों पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, देश का व्यापार। नरेंद्र मोदी ने देश का व्यापार किया, आज देश को बेच दिया, देश को घेर लिया, देश को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि शायद ही देश को बचाया जा सके। देश को श्रीलंका बनने से, देश को बांग्लादेश बनने से शायद ही देश को बचाया जा सके। जितने जल्दी हो सके जागिए, सुनिए, देखिए। यह अडानी के घरों में रसोइया, अडानी का चपरासी, अडानी का देश नहीं चला सकता। व्यापार कर सकता है अडानी के लिए,
राहें बना सकता है अडानी के लिए, लेकिन देश के साथ न्याय नहीं कर सकता किसी भी कुर्सी पर बैठकर। चुनाव आयोग को आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हितों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग फैसले ले रहा है, और ये आरोप भी लग रहे हैं, ये सच भी है और सामने आ रहा है। इसके पहले बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, उन्होंने यह साबित किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं कि चुनाव आयोग ने अन्याय करके नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी तक बिठाया है, पहुंचाया है। देश के साथ अन्याय किया है, आपके वोटों को बेचा है, खरीदा है, इधर उधर किया है, तोलमोल किया है, गोलमाल किया, सब कुछ किया है। और क्योंकि वो अडानी का चपरासी है, वो अंबानी का चपरासी है, रसोइया है, पांव दबाने वाला है, दासी है। एक दासी बैठी हुई है, चुग बुच्च नहीं, चुग नहीं, बुच्च मार रही है, पूरे देश को बुच्च लगा रही है, और लगा दिया, कुछ नहीं कर पाए। जो कभी अडानी का पांव दबाती थी, वो आकर के जब सेबी की चीफ बनेगी तो सेबी को कहां ले जाएगी? निश्चय ही अडानी के बिस्तर तक ही ले जाएगी, उससे ज्यादा और कहीं नहीं ले जाएगी, और वही हुआ है।